नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, सहायक प्राध्यापक एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज की यह चर्चा स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए केंद्रित है। द्वितीय सेमेस्टर में सीसी 7 में हमें संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ना है। इसमें संस्कृत महाकाव्यों पर विस्तार से चर्चा करनी है। महाकाव्य चर्चा से पूर्व काव्य रूपों की थोड़ी चर्चा अपेक्षित है। आखिर महाकाव्य है क्या, इसलिए हम लोग पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि काव्य क्या का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य विभाजन के कई आधार हैं, और जब यहां काव्य शब्द का प्रयोग हो रहा है तो इसके अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों माने जाते हैं। आज हम लोग जिस उद्देश्य के लिए रचना शब्द का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में इसके लिए काव्य शब्द प्रयुक्त होता रहा है। तो काव्य कहने का मतलब यह कि काव्य शब्द केवल कविता के लिए अभिप्रेत नहीं है। तो यह जो काव्य विभाजन कई आधार से होता रहा है। छंद के आधार पर, विषय के आधार पर, स्वरूप विधान के आधार पर। जैसे छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर गद्य और पद्य वर्गीकरण किया जाता है। काव्य के विषय के आधार पर प्रमुखतः 4 प्रकार माने जाते हैं। ख्यात वृत्त, अर्थात ऐसी कथा जो ख्यात हो, जानते हैं जिसके बारे में। कल्पित, जिसके बारे में कल्पना की कई कथा हो। कथाश्रित, कथा पर आश्रित। और चौथा, शास्त्र पर आश्रित। उसी प्रकार जैसे छंद के आधार पर विभाजन किया, विषय के आधार पर विभाजन किया गया, उसी प्रकार स्वरूप विधान की दृष्टि से भी विभाजन किया जाता है। स्वरूप विधान की दृष्टि से काव्य 5 प्रकार का माना जाता है। महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, आख्यायिका और रूपक। एक छठा काव्य भी माना जाता है, चंपू काव्य, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। ध्वनिवादी आचार्य चूंकि व्यंग्य को ही प्रधानता देते हैं, इसीलिए उन्होंने उस आधार पर काव्य के 3 भेद किए: उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। और ध्वनि शास्त्र के हिसाब से उत्तम काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ प्रधान होता है, बहुत चारु या रमणीय होता है व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ की वहां प्रमुखता नहीं होगी। मतलब वाच्यार्थ से यदि व्यंग्यार्थ ज्यादा रमणीय है तो उसे उत्तम काव्य कहते हैं। उत्तम काव्य का ही दूसरा नाम ध्वनि काव्य भी होता है। मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य भी कहते हैं। उसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ गौण होता है और रमणीय होता है। यानी जो व्यंग्यार्थ है वह भी वाच्यार्थ के समान चमत्कारी है। और जो तीसरे प्रकार का काव्य है यानी अधम काव्य, उसमें व्यंग्यार्थ का बिल्कुल अभाव होता है। अलंकार या बाह्य चमत्कार उसमें प्रधानता पाते हैं।
अब अलंकार के आधार पर भी दो भेद करते हैं, शब्द चित्र एवं अर्थ चित्र। शब्दालंकार की प्रधानता यदि है तो उसको कहते हैं शब्द चित्र, और अर्थालंकार की प्रधानता है तो उसको कहते हैं अर्थ चित्र। काव्य के इस रूप को चित्र काव्य भी कहा जाता है। पंडित राज जगन्नाथ ने जो ध्वनि सिद्धांत की मान्यताएं थी उसमें थोड़ा परिवर्धन किया और उन्होंने इस संबंध में अपना मत व्यक्त किया। उनके अनुसार काव्य के 4 प्रकार हैं, जिनके नाम हैं उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम एवं अधम। यानी उन्होंने उत्तम से पहले भी एक और जोड़ दिया, जो उत्तम से भी उत्तम हो, उत्तमोत्तम। और उन्होंने उत्तमोत्तम काव्य को ध्वनि काव्य कहा, जिसमें शब्द और अर्थ खुद को अप्रधान बना लेते हैं और किसी विशेष अर्थ, जिसको हम व्यंग भी कहते हैं, उस विशेष अर्थ को व्यंजित करते हैं। यानी ध्वनि काव्य में शब्द और अर्थ दोनों गौण हो जाते हैं और अप्रधान हो जाते हैं, और उसमें एक विशेष अर्थ व्यंजित होता है, उसको उत्तमोत्तम काव्य कहेंगे पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार। और यदि व्यंग अप्रधान है, लेकिन अप्रधान होते हुए भी व्यंग चमत्कार का कारण बने, तो उसे मध्यम काव्य कहेंगे। और वाच्य के उसको उत्तम काव्य कहेंगे। और वाच्य के चमत्कार से जब व्यंग का चमत्कार हीन हो, वाच्यार्थ ज्यादा प्रमुख हो, व्यंग्यार्थ का चमत्कार उससे कमतर हो, तो उसको मध्यम काव्य कहेंगे। और ऐसा काव्य जो अर्थ के चमत्कार से परिपोषित शब्द, जिसमें अर्थ चमत्कार से परिपोषित शब्द चमत्कार की प्रधानता में होता है, उसको अधम काव्य कहते हैं। और बल्कि पंडित राज जगन्नाथ ने एक 5वें प्रकार का काव्य भी बताया, जिसका नाम उन्होंने रखा अधमाधम काव्य। अधम में भी अधम, जिसमें केवल शब्द का ही चमत्कार रहता है, अर्थ का नहीं। और ऐसे काव्य में उन्होंने चित्र काव्य या पद्यबंध या एकाक्षर पद्य आदि की गणना की। एक महत्वपूर्ण विभाजन पंडित विश्वनाथ का भी है, जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा था। विश्वनाथ के हिसाब से काव्य 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में उन्होंने रूपक को रखा और श्रव्य काव्य में प्रबंध एवं मुक्तक काव्य को उन्होंने रखा। प्रबंध के भी 2 प्रकार हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। नहीं, इसको करने दीजिए। भारतीय आचार्यों के अनुसार गद्य एवं पद्यबद्ध काव्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे कहा गया प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका काव्य, रूपक काव्य। तो प्रबंध काव्य में जीवन की समग्रता का चित्रण होता है, और यह प्रबंध काव्य ही फिर विभाजित होता है महाकाव्य में और खंड काव्य में। तो महाकाव्य की चर्चा अब हम लोग, महाकाव्य की क्या परिभाषा है, उसके क्या लक्षण हैं, इन सब की चर्चा हम लोग विस्तार से अगली कक्षा में करेंगे। कोविड काल में ऑनलाइन माध्यम से आप सब साथ बने हुए हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद, आभार। सरकार के निर्देशानुसार आप अपने आप को सुरक्षित रखें, और हम लोग ऑनलाइन माध्यम से ही अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया जारी रखेंगे। आपका जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ।